बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है और गुज़श्ता बरसों में पैदा होने वाले बहरान ने न सिर्फ बरामदी शोबे को हिला के रख दिया है बल्कि लाखों मुलाजमीन का रोजगार भी खतरे में डाल दिया। सनती ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 100 से ज़ायद टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और ये बंदिशें सिर्फ मुलाजमतों के नुकसान का बाइस नहीं बल्कि मुल्क की मईशत में पैदा होने वाली कमजोरियों को भी वाज़ेह कर रही हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन PTEA के मुताबिक मुल्क की बरामदात मुसलसल चौथे महीने कमी का शिकार है और नवंबर के लिए जारी शुदा माहाना तजारती जायजे में वाज़ेह किया गया कि ऑर्डर्स में कमी की वजह से पैदावारी सलाहियत पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रही। मुलाजमीन फारिग हो रहे हैं और तवील मुद्दती सरमायाकारी के इम्कानात महदूद हो रहे हैं। रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया कि बरामदात में मुसलसल कमी पाकिस्तान की मुसाबकती हैसियत को नुकसान पहुंचा रही है, जिसके नतीजे में खित्ते के हरीफ ममालिक अहम बरामदी मंडियों पर कब्जा कर रहे हैं। हालिया वाली साल में जुलाई से नवंबर 2025 के दौरान बरामदात में 6.39% कमी वाक़ हुई, जो 13.721 अरब डॉलर से कम होकर 12.844 अरब डॉलर रह चुकी हैं। इसके साथ ही बुलंद टैक्सेस, महंगी तवानाई और सूद की बुलंद शरों ने पैदावारी लागत में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत अब भारत और बांग्लादेश से मुसाबकत करने के काबिल नहीं रही। मुल्की स्पिनिंग और कॉटन टेक्सटाइल के शोबे को सनत के रहनुमाओं के मुताबिक तारीख के बदतरीन मौशी बहरान का सामना है। 100 से जायद स्पिनिंग मिल्स और 400 से जायद जिनिंग फैक्ट्रीज भी गैर फाल हो चुकी हैं, जिसके बायस खाम कपास की खरीदारी में कमी आई है और कौमी पैदावार खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। कपास की पैदावार पहले तकरीबन 1.5 करोड़ गांठें थी, जो अब सिर्फ 55 लाख गांठें रह चुकी हैं। कपास की कीमतें गिरकर 40 किलोग्राम के हिसाब से 8,000 रुपए रह चुकी है, जिससे काश्तकार शदीद माली मुश्किलात का शिकार है और उनका गन्ने की काश्त की तरफ रुझान बढ़ रहा है। इस बहरान की शिद्दत को देखते हुए सनत के नुमाइंदों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि यौन और कपड़े की दरामद पर कम से कम 20% इंपोर्ट ड्यूटी आयद की जाए, बिजली और टैक्सेस में कमी की जाए और स्पिनिंग, जिनिंग और टेक्सटाइल यूनिट्स को रिलीफ फराहम किया जाए ताकि शोबे की मुसाबिकत बहाल हो सके। टेक्सटाइल बरामद कुनिंदगान पे 2% डबल एडवांस टैक्स आयद किया जा रहा है और कराची और लसबेला में नए बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। सनती बिजली का टैरिफ नवंबर 2025 तक 12.6 सेंट तक पहुंच चुका है, जबकि RLNG एडजस्टमेंट की मद में खरबों रुपए के बिल मौसूल हो रहे हैं और गलत लेवी चार्जेस की इस्लाह के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। ये तमाम मसाइल न सिर्फ फैक्ट्रीज की बंदिश का सबब बनेंगे बल्कि मुल्की बरामदात को भी मुतासिर करेंगे, जिससे मुआशी दबाव में मजीद इजाफा होगा। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कामरान अरशद साहब ने। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, मुल्की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो दरपेश मौजूदा बहरान है, क्या ये वक्ती है या फिर पॉलिसी की नाकामियों का नतीजा है कि हर साल में या हर हुकूमत के अंदर हम ये देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फरोग देना है, दावे बहुत होते हैं, नारे बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन मौजूदा बहरान की वजह क्या दिखाई देती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौजूदा टेक्सटाइल सनती बहरान है, इसकी जो एक बुनियादी वजह है वो लैक ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग है एंड नॉट रियलाइजिंग कि जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला शोबा है वो जिन इश्यूज से जो इश्यूज फेस कर रहा है उन इश्यूज को रिजॉल्व करने का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, लेकिन मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है कि उन इश्यूज को एड्रेस करे, जिनमें नंबर 1 एनर्जी का इशू है, नंबर 2 महंगी गैस का इशू है, नंबर 3 इंटरेस्ट रेट का इशू है, नंबर 4 टैक्सेशन का इशू है। ये कहना बड़ा आसान है, ये 4 हमारे कोर इश्यूज हैं। इनको फेडरल गवर्नमेंट में ना तो हमें कोई विल पावर नजर आ रही है ना फेडरल गवर्नमेंट का इस तरफ फोकस है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि 45 हम IMF पैकेज में है और बिजली 45 रुपए पे जाके एक दफा फिर कोई 30-31 रुपए यानी कि 10 साढ़े 10 सेंट पे आई थी और फिर जैसे आपने फरमाया 12.9 सेंट को 34-35 रुपए पे चली गई है और इंटरेस्ट रेट भी एक दफा सिंगल डिजिट से 22% पे गया, अब 11 पे आ गया। लेकिन सर ये काफी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिन ममालिक से हमारा मुकाबला है, जो खित्ते के रीजनल प्लेयर्स हैं, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है, वियतनाम है, उनकी हुकूमतें उनके साथ खड़ी हैं। हमारी हुकूमत हमारे साथ नहीं खड़ी
और हमारी अच्छा हुकूमत कामरान साहब ये बताइए टेक्सटाइल कि जिन ममालिक के साथ आपका मुकाबला है, अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, यानी मैं एक मिसाल देता हूं कि आपने एक बेडशीट बनानी है और बेडशीट एक्सपोर्ट करनी है, बेडशीट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर बांग्लादेश, चाइना और इंडिया के साथ उसका तकाबुल किया जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हाई बनती है यहाँ पे? जी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, आप इस चीज़ से मुआवजा कर लें कि ये बाकी सारे मुल्कों में जो इंटरेस्ट रेट है वो हमसे कम से कम 4% नीचे है, 8% या बिलो है। तो 4% की तो हमने मार्कअप में मार खा ली, ठीक है। फिर इन सारे मुल्कों में बिजली जो है वो 7 से 8 सेंट के दरमियान में, जबकि हमारी बिजली आपने अभी खुद ही फिगर दिया इंट्रोडक्शन में कि 12.9 सेंट पे है। तो हमारी तो सर पे बिजली भी ऑटोमेटिकली 4.5% महंगी हो गई। सही। टैक्सेशन हमारी उनसे बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ सुपर टैक्स भी है, फिर आपने एडवांस टैक्स भी डबल कर दिया, डिडक्शन एट सोर्स, स्टैंप ड्यूटी, ये सारी चीजें ये उधर नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो हम टैक्सेशन में उनसे ज्यादा है। तो आप अपनी महंगाई को एंड प्रोडक्ट पे डाल के, चाहे वो जीन्स है, चाहे वो होम टेक्सटाइल है, चाहे वो नेटेड अपैरल है, वोवन अपैरल है, टॉवल है या बेसिक यार्न या फैब्रिक है, आप उस पे अपनी इन्फ्लेशन को, अपनी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अपलोड करके एक्सपोर्ट में मुकाबला नहीं कर सकते। आप शायद डोमेस्टिक मार्केट में तो अपनी मसनूआत बेच लेंगे क्योंकि आपकी डोमेस्टिक मार्केट कुछ हद तक प्रोटेक्टेड है, लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी कामरान साहब एक चीज बताइए, जब टैरिफ लगे थे और अमेरिका ने टैरिफ लेके दीगर ममालिक पे पाकिस्तान को उस टैरिफ की कैटेगरी में कम पे रखा, तो हमें ये लगा कि एक्सपोर्ट अच्छी हो सकती है। ये जो एक थॉट है, इस थॉट का रिबटल आप क्या देंगे कि वो चाहे लोगों को ये लगता हो कि सारी की सारी जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में ही होती है, दीगर ममालिक में भी होती है, तो वो टैरिफ्स के एतबार के हिसाब से हमें कितना कुशन मिल गया था अमेरिका एक्सपोर्ट करने के हवाले से, और वो कुशन हम फिल क्यों नहीं कर पाए? देखें, हमें अमेरिका ने टैरिफ दिया 19%, वियतनाम और बांग्लादेश को टैरिफ मिला 20%। इंडिया का टैरिफ स्ट्रक्चर अभी तक अनडिसाइडेड है बिकॉज उन पे 25 प्लस 25 है। सही। और वो दे आर इन अ सीरियस फिक्स, ठीक है। जहां तक चाइना है, आई थिंक उनके साथ टेम्परेरीली टैरिफ को 35 to 40% पे इस वक्त लॉक हुआ है और अभी अंडर डिस्कशन, अंडर कंसिडरेशन है। तो हम इस बात पर बड़े खुश थे कि हम बांग्लादेश और वियतनाम दोनों से 1% कम हमें मिला है। रियलिटी में सर हमारी कॉस्टें इतनी उनसे ज्यादा हैं कि 1% कम टैरिफ पे हमें कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिला, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, आपकी सबसे बड़ी रवायती मार्केट एक्चुअली इस वक्त यूरोपियन यूनियन है। आपकी 37% एक्सपोर्ट का हिस्सा यूरोपियन यूनियन है, फिर 32% अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद यूके, उसके बाद चाइना और दूसरी दीगर ममालिक हैं। तो जो आपको एडवांटेज मिलना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, वो 1% कम टैरिफ दे के आपके बाकी सारे कॉस्ट फैक्टर इतने हाई हैं कंपेयर टू वियतनाम या बांग्लादेश। इन दो मुल्कों को ले लेते हैं कि उनके साथ compete करने में हमें बड़ा सीरियस इशू हो रहा है और हम compete नहीं कर पा रहे। ऊपर से दुनिया में, पूरी दुनिया में इस वक्त एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है। तो जब एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट जरूरी अशिया नहीं रह जाती खरीदने के लिए एक हाउस होल्ड के लिए, फिर उस वक्त हर घर अपना गाड़ी में फ्यूल, फूड ऑन द टेबल, घर की लाइटें चल रही हैं और बच्चों की स्कूल फीसें जा रही हैं, और वो फिर प्रायोरिटी नंबर 1 बन जाती है। तो एक तो इस वक्त एक पूरी दुनिया में स्लो डाउन है। अच्छा, एक चीज कामरान साहब ये बताइए कि क्या इसमें हकीकत है, जो मैंने अपने इंट्रो के अंदर भी बात की, कि 100 से ज्यादा टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जो हैं उनकी बंदिश हुई है, क्योंकि ये बयान एसएम तनवीर साहब की तरफ से आया था और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने इसकी तायद की। क्या ये हकायक में दादुशुमार यही है या फिर ये फैब्रिकेशन? एसएम तनवीर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। 100 से ज्यादा स्पिनिंग मिल्स बंद हो चुकी हैं एंड 500 से ज्यादा जिनिंग फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। ये किस एरा में, और हमें कितने एरा की ये बात है? ये सर पिछले 2 साल के अंदर अंदर की कहानी है, पिछले 2 साल की कहानी है ये। अच्छा, तो कामरान साहब, अगर 2 साल में 100 से जायद स्पिनिंग की आप बात कर रहे हैं, फिर जिनिंग की बात कर रहे हैं, 500 के करीब उन यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो फिर इतनी बंदिश से तो ये बेरोजगारी कमोबेश भी ये लाखों में गई होगी।
जी, ये बिल्कुल लाखों में गई है बेरोजगारी। जब देखें एक कारखाना बंद होता है तो उसके साथ 800 से 1000 वर्कर डायरेक्टली मुब्तला होता है। ठीक है, ये तो होगी एक बात। फिर कितने और हजार उस कारखाने के साथ मुंसलिक होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सप्लायर इंडस्ट्री, वेंडर इंडस्ट्री। एक स्पिनिंग फैक्ट्री के पीछे 3 या 4 जिनिंग मिल्स खड़ी होती हैं। फिर एक जिनिंग मिल के पीछे जो कपास आ रही होती है वो किसी कॉटन के फील्ड से आ रही होती है। तो आप एक पूरे इकोसिस्टम को फार्मिंग, जिनिंग, स्पिनिंग को खतरे में डाल रहे हैं। एंड कुछ ऐसे अनासर हैं जो कहते हैं कि ये बंद होते हैं तो बंद हो जाए, सारा कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। वहां पे भी सुन लें कि हमारी इंपोर्ट इस वक्त काबू से बाहर जा चुकी है। अच्छा, एंड एक और इंपोर्ट कामरान को साहब कर्व फैक्टर है, करने एक और फैक्टर है। यानी आप तवानाई के बहरान की बात करते हैं, लेकिन अगर कपास की बात करें, कपास की कीमत तो पहले से बहुत ज़्यादा कम हुई। किसान कहते हैं हम बदहाल हो गए। तो वो कपास की कम कीमत का तायुन जो है, या वो खरीदते तो आप लोग ही हैं, यानी अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री खरीदती है, उसी के अंदर खर्च होता है, तो उसकी कीमत बढ़ने और उसके कम होने में वो अनासिर क्या होते हैं? सर, वो अनासर ये होते हैं कि इस वक्त हमारी जो लोकल कपास है वो 500 से 800 रुपए पर मन कम पे बिक्री है कंपेयर टू इंटरनेशनल पैरिटी। इंटरनेशनल पैरिटी में ब्राजीलियन कॉटन के या अमेरिकन कॉटन के रेट के साथ या न्यूयॉर्क कॉटन फ्यूचर के साथ बेंचमार्क करता हूँ। वो 500 से 800 रुपया पर मन कम पे इसलिए बिक रही है क्योंकि हमारी आधी कैपेसिटी बंद है। जो बाकी आधी कैपेसिटी चल रही है वो हैंड टू माउथ चल रही है, सिसक सिसक के चल रही है। वो बहुत ज्यादा लंबी खरीद नहीं कर पा रहे। अगर हमारी कैपेसिटी चल रही होती तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि इस वक्त कपास का रेट, जो अभी मौजूदा रेट है, इससे 5 से 8% मजीद बेहतर रेट होते। एंड हेल्दी बाइंग सेलिंग डेली हो रही होती एंड जिम्मेदार को उसकी जायज उजरत मिल रही होती, जहां वो कपास उगा के खुश होता। प्लस हमारे यहाँ पे सर बहुत ज्यादा रेगुलेटर अच्छा के भी कामरान साहब, इश्यूज ये हैं, जाली बताएं कि सीड। अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, आईएमएफ की डिमांड्स हैं, उससे सरफे नज़र हम नहीं कर सकते, हमारे पास दीगर ऑप्शंस नहीं है, हुकूमत यही अपनी पॉलिसी का तसलसल आगे रखती है, पैदावारी सलाहियत आपकी मजीद कम होती रहती है, तो फिर अगले 2 साल का मंजरनामा होगा क्या? सर, अगले 2 साल का मंजरनामा ये होगा कि मजीद कारखाने बंद होंगे। अगले 2 साल बाद का मंजरनामा ये होगा कि आपका मौजूदा IMF प्रोग्राम, जिसमें आप सितंबर 2024 में घुसे थे, वो एक 37 महीने का प्रोग्राम है। ये नवंबर दिसंबर 2027 में एक्सपायर कर जाएगा। तब तक अगर पाकिस्तान अपने पांव पे ना खड़ा हुआ, पाकिस्तान अपना ट्रेड डेफिसिट खुद फंड ना कर सका, पाकिस्तान और ग्रोथ एवेन्यूज ना ला सका, अपनी टैक्स कलेक्शन ना बढ़ा सका, अपनी एक्सपोर्ट ना बढ़ा सका, अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ना क्रिएट कर सका, तो फिर तो तो इसके पाकिस्तान बाद के लिए आप मुश्किल हो जाएगी। इससे एक आखिरी हल बताएं जो आपकी नजर में हो और हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही और उससे सरफे नजर जानबूझ के किया जा रहा है टेक्सटाइल को फरोग देने के लिए। देखें, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी और खुद अपनी फिस्कल रीअलाइनमेंट करनी होगी, जहां वो खुद जगह पैदा करें अपने बजट में कि हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है और चलाना है। अगर महंगे दामों आईपीपीज लगे एंड अगर आप उससे रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ नहीं दे पा रहे, तो ये किसी सनतकार, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, किसान का कसूर नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है। अब फेडरल गवर्नमेंट को इस मसले का हल ढूंढना है। 4 ब्रिजेस, 3 अंडरपासेस, 2 मोटरवेज कम बना ले, लेकिन खुदारा लोगों को काम पे लगाएं, सनतकारी के अमल को परवान दें, सही। तिजारत को परवान दें, इनको लोगों को वापस रोजगार फराहम करें। ये सब सड़कें, ब्रिजेस, अंडरपासेस, फेडरल पीएसडीपी एक्सपेंडिचर्स बेकार रहेंगे अगर गवर्नमेंट ने बिजली का रेट, गैस का रेट, इंटरेस्ट रेट, इन चीजों को एड्रेस ना किया और साथ के साथ आपकी टैक्सेशन को रैशनलाइज ना किया। आपके सामने फ्लाइट ऑफ कैपिटल तो हो रही है, लोग दुबई जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो तो फिर सिलसिला होता रहेगा। फिर होगा क्या कि अगला IMF प्रोग्राम
इससे ज्यादा कड़ा होगा और उसका बोझ अगला प्रोग्राम इससे ज्यादा तनख्वाहदार सख्त होगा। अभी जो तरजीहात हैं वो थोड़ी सी तब्दील करना होगी। टैक्सेशन के निज़ाम को हकीकत पसंदाना बनाना होगा, तवानाई के रेट्स को कम करना होगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए इकदाम उठाना होंगे। बहुत शुक्रिया कामरान अरशद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, यूरोप में सर्दियों की आमद से पहले ही एक ऐसा फ्लू तेजी से फैल रहा है जिसने माहिरीन सेहत को तशवीश में मुब्तला कर दिया और उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में अस्पतालों पे दबाव बढ़ रहा है, जिसके बायस ही इस फ्लू को गैर रस्मी तौर पे सुपर फ्लू कहा जा रहा है। सवाल ये नहीं कि ये कोई नई वबा है या नहीं, बल्कि असल तशवीश इसके वक्त से पहले और वसी पैमाने पर फैलाव को लेकर है। सुपर फ्लू दरअसल कोई नया वायरस नहीं, बल्कि मौसमी इन्फ्लुएंजा H3N2 की एक तब्दील शुदा जैली किस्म है जिसे सब क्लॉड कहा जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस जैली किस्म में कई जीनियाती तब्दीलियां सामने आई हैं जो इसे पहले से गर्दिश करने वाली इकसाम के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैलने के काबिल बनाती हैं। लेकिन दस्तयाब शवाहिद ये नहीं बताते कि यह वायरस ज्यादा मोहलिक या गैर मामूली तौर पर शदीद बीमारी का सबब बन रहा है या नहीं। आलमी इदारे सेहत ने तस्दीक की है कि हालिया महीनों में दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में फ्लू के मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है और कई ममालिक में फ्लू के केसेस मामूल के मौसम से पहले सामने आना शुरू हुए हैं। यही गैर मुतवक्के टाइमिंग तशवीश की बुनियादी वजह है, क्योंकि सेहत का निजाम आम तौर पे उस वक्त तक मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं होता। इसके बावजूद इदारे का मौक़िफ़ है कि फ्लू एक ऐसा वायरस है जो हर साल जीनियाती तब्दीलियों के जरिए इर्तिका पजीर रहता है, इसीलिए मुसलसल निगरानी और वैक्सीनेशन नागुज़ीर हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में सूरत हाल यूरोप जितनी संगीन नहीं, लेकिन यह नजरअंदाज भी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में बुजुर्ग आबादी का तनासब कम और मौसमी पैटर्न मुख्तलिफ है, जिसके बाद शदीद असरात का इम्कान निस्बतन महदूद रहता है। इसके बावजूद कमजोर मुदाफ़ियाती निज़ाम रखने वाले अफराद, बच्चे, बुजुर्ग और दायमी अमराज में मुब्तला अफराद इस वायरस से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, खासतौर पर अगर फ्लू नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर ले। एदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान भी मौसमी फ्लू के उरूज के मरहले में दाखिल हो चुका है। नौजवान अफराद उमूमन वायरस फैलने में मरकजी किरदार अदा करते हैं, लेकिन पेचीदगियां ज्यादातर बुजुर्गों और पहले से बीमार अफराद में सामने आती है। बदकिस्मती से मुल्क में फ्लू वैक्सीन लगवाने का रुझान बहुत कम है, खासतौर पर बुजुर्ग अफराद में, जिसके बायस हर सर्दियों में उनके लिए खतरात बढ़ जाते हैं। यह बात भी सामने आ चुकी है कि बरतानिया में फैलने वाले सुपर फ्लू के मरीज पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब के बड़े शहरों खुसूसन लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और फैसलाबाद जैसे गुंजानाबाद इलाकों में फ्लू के केसेस में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। यह सूरत हाल उस वक्त मजीद पेचीदा हो जाती है जब मौसमी फ्लू के साथ साथ कोविड-19, RSV और दीगर सांस के वायरसेस भी बैक वक्त गर्दिश कर रहे हैं, जिसके बायस सिर्फ अलामात की बुनियाद पर तशखीस मुश्किल हो जाती है। इस तनासुर में एहतियाती तदाबीर सबसे मौसर दिफा है। मुख्तसरन ये सुपर फ्लू कोई नई वबा नहीं है, मगर उसका गैर मामूली फैलाव एक संजीदा इंतबा जरूर है। घबराने की बजाय एहतियात, आगही और वैक्सीनेशन ही वो रास्ता है जिसके जरिए इस मौसम सरमा को निस्बतन महफूज बनाया जा सकता है। इसी इशू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन एक्स फेडरल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या सुपर फ्लू जो है ये कोई नया वायरस है, और अगर ये नया वायरस नहीं है तो फिर इसके गैर मामूली और वक्त से पहले फैलाव ने आलमी इदारा सेहत जैसे इदारे को भी फिक्रमंद किया हुआ है, इसकी वजह क्या? जी, बहुत शुक्रिया। आपने बुनियादी जो मालूमात हैं इस सिलसिले में वो तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में दे दी हैं। सुपर फ्लू जब हम इसे कहते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई इसका साइंटिफिक नाम नहीं है, बल्कि ये पब्लिक ने खुद ही इसको ये नाम दे दिया है। और उसकी वजह ये है क्योंकि ये फैल ज्यादा रहा है और आम तौर पे हर साल जो फ्लू लोगों को होता है उसकी निस्बत इसके अंदर थोड़ी सी शिद्दत ज्यादा है। सही। तो इन दोनों वजूहात की बुनियाद पे इसको सुपर फ्लू लोग कहने लग गए हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये फ्लू का जो वायरस है ये कोई इसमें कोई खास ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुआ जाए, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात समझ लेनी चाहिए नाजरीन को कि तमाम वायरसेस और तमाम बैक्टीरिया जो इंसानों के अंदर बीमारी पैदा करते हैं वो खुद भी तब्दीली के अमल से गुजरते रहते हैं। अच्छा। और ऐसे वायरसेस और बैक्टीरिया जो कि मौसमी बीमारियां पैदा करते हैं उनके अंदर जब तब्दीली आती है तो हर साल उनकी वजह से पैदा होने वाली बीमारी में भी कुछ तब्दीली आती है। तो इस दफा जो हम ये देख रहे हैं कि लोगों को ज्यादा फ्लू हो रहा है और ज्यादा शिद्दत के साथ हो रहा है, तो उसकी वजह ये है कि जो H3N2 है
वायरस, जो कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस की एक किस्म है, उसके अंदर कुछ ऐसी जेनेटिक तब्दीलियां हुई हैं कि जिसकी वजह से उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हुई है कि वो पहले की निस्बत ज्यादा तेजी से फैल भी सकता है और उसके अंदर फ्लू की शिद्दत भी अच्छा थोड़ी डॉक्टर सी साहब, ज्यादा है। अगर देखा जाए बहुत सारे लेकिन लोग ऐसे हैं, मैं अगर मिसाल दूं, कराची के लोग जो लाहौर के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने 2-3 यहाँ पे मौसम सरमा गुजार चुके हैं, वो उनको फ्लू हुआ और इतनी शिद्दत के साथ हुआ कि वो कहते हैं हमारी पूरी जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ फ्लू नहीं हुआ और इतने लंबे अरसे तक नहीं रहा। तो क्या जीनियाती तब्दीली जो इस वायरस के अंदर है वो इंसान के अंदर नहीं हुई जिसकी वजह से इसकी शिद्दत में इजाफा देखने में आया? नहीं, इंसान के अंदर तो तब्दीली उस तरह नहीं होती ना। लेकिन आपको मैं याद करवाना चाहता हूँ कि जब कोविड था, तो आपको याद होगा कि कोविड की डिफरेंट वेव्स थी और हर वेव के अंदर जो वायरस था कोविड का, उसके अंदर कुछ तब्दीली आ जाती थी जिसकी वजह से कोई वेव जो थी वो बहुत शिद्दत के साथ थी, कोई इतनी शिद्दत के साथ नहीं थी। इसी तरह ये फ्लू का जो वायरस है ये हर साल आता है और हर साल इसके अंदर जो तब्दीली आई होती है उसको सामने रख के फिर वैक्सीन भी बनाई जाती है। और ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लोगों को वैक्सीन जो है ये अक्टूबर सितंबर में लगा दी जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त जो है उस तब्दील शुदा वायरस के लिए ज्यादा पैदा हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अगर है भी तो लोग प्राइवेटली कुछ लगा लेते हैं वैक्सीन। असल में होना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आगे बढ़ें और आप इस पे मजीद मौक़िफ़ अपनाएं, आपको याद होगा कोविड की जो वैक्सीन लगती रही, पहले ट्रायल बेसिस पे कुछ लोगों ने लगवाई, फिर बाद में उसकी 2 डोजेस लगी, फिर उसके बाद एक बूस्टर डोज लगी। अब वो जिन लोगों ने लगवा ली, अब कुछ साल गुजर चुके हैं, अब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स मंजर आम पे आएंगी, ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए थी, इससे दिल के केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब एक पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने लगवाई है उसको लेके भी कॉन्स्पायरेसी थीरीज मौजूद हैं और उसको लेके भी केसेस मौजूद हैं और रिपोर्ट्स मौजूद हैं, तो फिर वैक्सीनेशन का रुझान किस तरीके से आगे बढ़ सकता है? नहीं, देखें, आप ये जो आपको याद होगा कि जब कोविड था, जब फैला हुआ था, तो उस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद थे जो कहते थे कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। और अब ये जो रिपोर्ट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनमें भी अगर आप एपिडेमियोलॉजिकली देखें या पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उन वैक्सीन्स ने जितने लोगों को बचाया है और उसके जो फवायद हैं वो उन नुकसानात से कहीं बहुत ज्यादा हैं कि जिन रिपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं। लिहाजा पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी के अंदर ये कॉन्सेंसस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी यही रिकमेंड करती है कि बिल्कुल उसी वैक्सीन की वजह से वो ग्लोबल पैंडेमिक जो है उसको काबू पाया जा सका। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि 1918 में जब फ्लू उस वक्त भी वायरस के अंदर कोई ऐसी तब्दीली हुई थी कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक ग्लोबल पैंडेमिक हुआ था फ्लू की वजह से, तो उसमें मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो गई थी, कोविड की निस्बत कहीं ज्यादा, लेकिन उस वक्त वैक्सीन नहीं थी। कोविड की वैक्सीन की वजह से इस ग्लोबल पैंडेमिक पे बहुत जल्द काबू पा लिया गया। इस हकीकत को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जो छोटे मोटे मसले इसकी वजह से हैं वो बहुत कम हैं उन फवायद की निस्बत के जिनकी वजह से इस ग्लोबल पैंडेमिक पे काबू पाया जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखें अभी यूरोप के अंदर जो सूरत हाल है उस पे और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, इनमें बुनियादी फर्क देखा जा रहा है कि उधर बहुत तेजी से फैल रहा है, रिएक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ उतनी तेजी से अगर है भी तो रिएक्शन कम है। क्या ये मुदाफ़ियाती निज़ाम की वजह से है या माहौल की वजह से है? बुनियादी वजह इसकी है क्या? बहुत सारी वजूहात होती हैं जी। आपने ये भी देखा था कि इवन कोविड का एक ही वायरस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जब जाता था तो बाज़ ममालिक में ज्यादा डेथ्स होती थी, बाज़ ममालिक में कम डेथ्स होती थी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कम डेथ्स हुई। एक थ्योरी उसके अंदर ये भी है कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी लोगों की काफी स्ट्रांग हो गई होती है, तो और दूसरे यहाँ पे बार बार पोलियो वैक्सीन भी दी जाती रही है कई सालों से लोगों को, तो इसे कहते हैं क्रॉस इम्यूनिटी भी हो जाती है। तो बहुत सारे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल में
लोगों में इम्यूनिटी और तरह की होती है, दूसरे लोगों में इम्यूनिटी और तरह की होती है। तो इस वक्त जो आप इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुआवजा कर रहे थे, उसकी भी इसी तरह की वजूहात हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसका ज़हूर जो है वो कैसे होता है, यानी इसकी अलामात क्या हैं और इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? मुख्तलिफ लोगों मुख्तलिफ टोटके जो हैं वो लेके आते हैं, मुख्तलिफ जो मेडिसिन हैं उनका तज़किरा करने लगते हैं, हर कोई डॉक्टर बना होता है, लेकिन ये क्योंकि पैच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें डेज बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। हमारे सामने केसेस हुए हैं कि लोग हफ्ता हफ्ता जो हैं वो बिस्तर पे ही पड़े रहे हैं कि उठ नहीं सके, जी फ्लू बहुत ज़्यादा है। तो इससे बचाव का तरीका क्या है और इसकी अलामत क्या है? जी, सबसे अहम बात यही है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस जो हैं जनरली वो जब होती हैं तो उनका इलाज जो होता है वो एक तो वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, ये समझ लेना चाहिए। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये है कि कुछ अरसे के बाद वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। यकीनन उसमें बहुत ज्यादा परेशानी और बहुत ज्यादा बीमारी रहेगी, लेकिन ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन जो होती हैं वो टाइम लिमिटेड होती हैं। मतलब लाइटर नोट पे मैं आपको बताऊं कि फ्लू के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसका इलाज कर लें तो आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, और अगर ना करें तो 7 दिनों में ठीक हो जाएंगे। हैविंग सेड दिस, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस दफा फ्लू की शिद्दत में कुछ ज्यादती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को फ्लू हुआ या जिनको नज़ला जुकाम की शिकायत है इस वक्त, वो बहुत ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि उनकी वजह से दूसरे लोगों को फैलता है। तो उनको मास्क पहनना उनके लिए ज्यादा जरूरी है निस्बतन उन लोगों के कि जिनको फ्लू नहीं हुआ। गो कि उनको भी एहतियात करनी चाहिए, उनको भी पहनना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी उन लोगों के लिए है कि जिनको फ्लू हुआ तो वो दूसरे लोगों को किस तरह इससे बचाएं। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ, और मतलब साइंस भी यही कहती है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अपने आप को आइसोलेट भी करें, क्या कहते हैं, मास्क भी पहने, और ज्यादा बगलगीर ना हो, मुसाफा ना करें, जो कांटेक्ट है दूसरे लोगों के साथ वो कम से कम रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते हुए एक आखिरी सवाल ये है कि क्या खुदा न खास्ता फिर कोई सूरत हाल ऐसी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चहमगोइयां हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारी पोस्टें अब देखने को मिलती हैं कि जिसके अंदर लिखा होता है कि फिर से वही सूरत हाल हो सकती है, लॉकडाउन हो सकता है, क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। क्या ऐसी सूरत हाल है या ये सिर्फ एक दीवाने जहन की इख्तरा हो सकती है? नहीं, दीवाने ज़हन की बात नहीं है। लोग बहुत गैर जिम्मेदारी से बहुत सारी बातें कह देते हैं सोशल मीडिया के अंदर। इस पूरी सूरत हाल को आलमी अदारा सेहत और हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बड़े क्लोजली इसको देख रहे हैं। मैं आपके नाजरीन को ये एडवाइस करूंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट के ऊपर NIH ने गाइडलाइंस जारी की हैं इस फ्लू के बारे में। एक तो उनको जरूर एक्सेस करें और उनको पढ़ें और उस पर अमल करें। और दूसरी चीज ये है कि ये जो अलार्म बेल्स बज रही हैं कि शायद ये कोविड की तरह की कोई चीज आ गई है, ऐसी बात नहीं है। ये इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के बाद आप देखेंगे कि इसमें कमी होनी वाकई शुरू हो जाएगी। कुछ अरसे बाद इसमें कमी वाकई होनी शुरू हो जाएगी। मुदाफ़ियाती निज़ाम रखिए और जो कोई इससे मुतासरा हो वो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान में डिजिटल एसेट्स का जिक्र आते ही बात जो है शकूक व शुबहात में उलझ जाती थी। ना वाज़े कानून था, ना कोई बाकायदा निज़ाम, और ना ही ये तय था कि इस नई दुनिया को किस जाविये से देखा जाए। मगर 2025 में मंजर बदलना शुरू हुआ। साल के शुरू में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के कायम के बाद पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की गई, जबकि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए वर्चुअल एसेट्स को कानूनी दायरे में लाया गया। यह इकदाम किसी अचानक फैसले का नतीजा नहीं था, बल्कि इस हकीकत का एतराफ था कि डिजिटल मईशत को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा। इस पेशरफ्त का सबसे नुमाया मरहला वो है जब पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आलमी सतह के ऊपर काम करने वाले दो बड़े डिजिटल एक्सचेंजेस बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिए। ये NOC इदारों के साथ मुश्तरका मुशावरत और बाज़ाब्ता जांच के बाद जारी किए गए, जिनके तहत इन्हें पाकिस्तान में इब्तदाई तैयारी, मकामी मुशावरत और रेगुलेटरी तकाज़ों को समझने की इजाज़त दी गई।
ये वाज़ेह करना जरूरी है कि ये एनओसी काम शुरू करने का लाइसेंस नहीं बल्कि अगले मराहिल की तरफ बढ़ने का इब्तदाई कदम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक एनओसी फ्रेमवर्क का आगाज माली नज्म और जिम्मेदाराना जिद्दत के अज़्म का इजहार है। उनका कहना है कि वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम मुतारिफ करवा चुकी है, जिससे निगरानी की सलाहियत बेहतर हुई है और शफाफियत को फरोग मिलेगा। हुकूमत आइंदा मराहिल में मकामी और आलमी शराकतदारों से मुशावरत जारी रखेगी ताकि एक मौसर और काबिल अमल निज़ाम तश्कील दिया जा सके। रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब का कहना है कि एनओसी का इजरा मुकम्मल तौर पर रेगुलेटेड और लाइसेंस याफ्ता माहौल की तरफ पहला अमली कदम है। उनके मुताबिक पाकिस्तान की डिजिटल मार्केट में काम करने वाली हर कंपनी को शफाफियत, गवर्नेंस और खतरात के मौसर इंतजाम के आला मयार पर पूरा उतरना होगा। एदाद और शुमार इस फैसले की अहमियत को मजीद वाज़ेह करते हैं। पाकिस्तान दुनिया में डिजिटल एसेट्स अपनाने वाले नुमाया मुमालिक में शामिल है, जहां 3 से 4 करोड़ सारिफीन इस निजाम से किसी न किसी शक्ल में मुंसलिक है। पाकिस्तान में डिजिटल एसेट्स ट्रेडिंग का सालाना हजम 300 अरब डॉलर से ज्यादा बताया जाता है, जो अब तक ज्यादातर गैर रस्मी दायरे में गर्दिश करता रहा है। इसी पस मंजर में बाइनेंस के आला सतह के वफ्द का पाकिस्तान आना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला रियासती क़यादत से मुलाकातें इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान अब इस शोबे में संजीदगी से आगे बढ़ रहा है। यूं पाकिस्तान ने डिजिटल एसेट्स के मामले में ना अंधी आजादी का रास्ता अपनाया और ना ही खौफ की बुनियाद के ऊपर दरवाजे बंद किए। एक मोहतात और मुनज़्ज़म रास्ता इख्तियार किया है, जिस पर अगर इसी संजीदगी से आगे बढ़ा गया तो ये मईशत, शफाफियत और आलमी एतमाद तीनों के लिए अहम साबित हो सकता है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है क्रिप्टो एक्सपर्ट मोहम्मद हारून साहब ने। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, पाकिस्तान में डिजिटल एसेट्स के हवाले से बरसों इबहाम रहा है, लेकिन 2025 का जब साल जो है वो शुरू हुआ, इस पॉलिसी का रुख बदल गया। इस रुख के बदलने की असल वजह क्या? अच्छा यासिर, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम से न्यूज़ में बुलाने का शुक्रिया। देखिए, आपने अभी जो इतनी डिटेल से जो आपने बात की है, बहुत कम एंकर बात जानते हैं कि पाकिस्तान तो अगर देखा जाए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, तो ये बात तो आया है कि 2016-17 के बाद से ही पाकिस्तानियों में इसका रुझान बढ़ता चला गया। और जो आपकी बात है कि बिल्कुल बजा है कि इसमें तकरीबन कोई 4 करोड़ से ज्यादा सार्फिन मौजूद है। अब देखा जा रहा था काफी अरसे से ये बात जेर बहस थी कि इस पाकिस्तान में इस क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट किया जाए। अगर ये नंबर आप देखा जाए तो पाकिस्तान से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, जैसे इंडिया है, यूएसए और पाकिस्तान है। तो दुनिया में ये बात बड़ी हैरानगी से कही जा रही है और बड़ी ये देखी जा रही है कि पाकिस्तान इस वक्त 3rd लार्जेस्ट क्रिप्टो एडॉप्टर आप कह सकते हैं इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी इससे डायरेक्ट बिलवास्ते से मुंसलिक हैं। अच्छा, जहां तक ये बात है रेगुलेशन की, वो आपने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि इस वक्त एक एनओसी का लाइसेंस का इजरा किया जा रहा है और उन तमाम स्पेशली वो जो लाइसेंस उन कंपनीज को पहले दिया जा रहा है जो ऑलरेडी हमारे पाकिस्तानियों को सपोर्ट करे, जिसमें बाइनेंस है, HTX है, KU Coin है, बिटगेट है, बाइबिट है और लगातार ऐसी रिनोन एक्सचेंजेस हैं दुनिया भर में जो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है, जहाँ से आप पाकिस्तान से बैठ के उस पर काम कर सकते हैं। उसमें से सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, वो बात ये की जा रही है कि इसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि अब तक ये बात जेर बहस थी। स्टेट बैंक का लेटर मुझे आज किया था 2018 में शाया हुआ, उसमें कहा गया कि ये जो बिटकॉइन है, वन कॉइन जिसकी MLM के साथ जोड़ा गया, ये इस तरह की जो है इसको उन्होंने ना इसको लीगल करार दिया ना इसको इलीगल करार दिया, बल्कि उन्होंने एक तंबीह किया आवाम को। लेकिन उसके बावजूद जो आवाम और खासतौर की जेंजी है जिनकी पैदाइश 2000 की है, 2000 की बात की है, उन्होंने इसको इतना तेजी से इसको अडॉप्ट किया कि हम आज हमारा शुमार जो दुनिया के तीसरे नंबर पर है। तो आने वाले दिनों में जो है वो महीनों में आपको देखा जाएगा कि पाकिस्तान में मजीद कंपनियों को लाइसेंस का इजरा किया जाएगा, मजीद जो है वो यहाँ पे जॉब के मौके, जाहिर सी बात है जब वो अपना कंपनी यहाँ पे एक्सचेंज अपना ऑफिस खोलेंगे, यहाँ पे वो मुलाजमत के मौके आएंगे, फिर यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होंगी। तो मेरे ख्याल से ये बिलाल बिन साकिब, फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे चीफ मार्शल साहब और जो हमारे जो शहबाज शरीफ हैं, इनका ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि इन्होंने इन हालात में पाकिस्तान को मजीद आगे करने के लिए, वरना इसका आसान तरीका तो ये था कि आज आप इसको बैन कर देते, इसको रोक देते, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता है कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, IT। हारून साहब, एक चीज़ बताइए, अगर बाइनेंस को देखें, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को देखें या मुख्तलिफ करेंसी को देखें, इसकी जो एक्सचेंजेस हैं किसी मुल्क में लीगल हैं, किसी मुल्क में इलीगल हैं, किसी मुल्क में अभी तक वो किसी कानूनी दायरे के अंदर मौजूद ही नहीं है और मालूम ही नहीं है कि कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। इब्तदाई तौर पे आपको भी मालूम हुआ, लोगों ने कहा जी नहीं ये फ्रॉड है। जब बिटकॉइन की बातें हुई थी, वन कॉइन आने लगा, उसके सेमिनार्स होते थे, लोग कहते थे फ्रॉड है, लेके दौड़ जाना है, पता ही नहीं चलना क्या होना है। लेकिन अब रफ्ता रफ्ता उसकी तरफ रुजू करना शुरू किया और अभी भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई ये जो हमारे हाथ में पैसा है यही असल पैसा है, ये डिजिट्स में पैसा क्या होता है, ये वाली गेम कैसे होती है, ये कैसे कमाया जा सकता है, ये कैसे निकल सकता है, ये सारा 2 नंबर धंधा है, इसको 1 नंबर धंधे में कन्वर्ट करने की ये बातें।
इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाइए कि ये दुनिया में कॉन्सेप्ट आया क्यों, इसका फरोग क्यों पा रहा है और मुस्तकबिल इसी का क्यों है। इसके पीछे जो नुमाया टेक्नोलॉजी है उसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पुरानी है, लेकिन जो उसकी एप्लीकेशन है जिसका नाम बिटकॉइन रखा गया, यानी कि बिटकॉइन नेटवर्क रखा गया, ये 2009 में सतोशी नाकामोटो एक एनोनिमस आदमी जिसका आज भी नहीं पता वो साहब कौन है या एक से ज्यादा का मजमूआ था, इन्होंने ये कोडिंग डिजाइन की 2009 में। और 2009 में उनके एक दोस्त के साथ मिलकर उस पर वो माइनिंग करते थे और आपस में एक दूसरे को ट्रांजेक्शन करते थे। वक्त गुजरता चला गया, उसकी थोड़ी बहुत अवेयरनेस बढ़ती चली गई, कुछ उसको गलत जगह इस्तेमाल किया गया, जैसे सिल्क रोड का वाकया था, उसमें ड्रग्स की सप्लाई होती थी। क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी, नया अडॉप्शन, ऊपर से ये बहुत सारी कंपनी फिनटेक के नाम पर, जिस तरह ये पेपाल है या आपके बहुत सारे जो, जिस तरह आप इंडिया में देख लें और यूरोपियन कंट्रीज में देख लें, जहाँ पर ये मास्टर वीजा कार्ड वगैरह ने बहुत सारी फिनटेक कंपनी ने इस पर काफी नुमाया किरदार अदा किया। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इसमें कोई थर्ड पार्टी, कोई सेंट्रल पार्टी नहीं होगी और इसमें पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर होगा। ये उसने एक ऐसी कोडिंग डिजाइन की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और एक जो हमारे पास एक नया फाइनेंशियल स्कीम आ रहा है वो आपको नजर आ चुका है, वो क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, देखें ये तो एक पूरा एक मशीन का काम है, मशीन का नेटवर्क है जो इसको ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करता है, उसको रिकॉर्ड करता है और उसको फिर ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जहाँ बैंकिंग सिस्टम है, जहाँ पे थर्ड पार्टी के जिम्मे ये होता है कि वो हमारे पैसों को अपने पास डिपॉजिट करे, उनके पास सिर्फ एक लेजर होती है जहाँ पे वो डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है। यहाँ पे लेजर जो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, या अक्रॉस द इंटरनेट होती है, अक्रॉस द कंप्यूटर्स होती है। 12-13 हज़ार कंप्यूटर के ऊपर डेटा बेस होता है जिसको आप रेप्लिकेट कर सकते, जिसका आप रेप्लिका बहुत ज्यादा शक्ल में होता है, तो आप उसको कहीं से भी हैक भी कर लेंगे तो बाकी डिवाइसेस पे आपको उसका डेटा मिल जाएगा। दूसरा इसमें सिक्योरिटी है, इसमें डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें ब्लॉक के अंदर जो है ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, और ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इंटरनेट ऑफ मनी कहलाता है। ये इंटरनेट पे घूम रहा होता है। अक्सर लोग इस बात की जो है वो गवाही देते हैं कि जी वो समझते हैं कि हारून साहब एक चीज समझाइए, अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे में आप मुख्तलिफ को देखें तो आपको मालूम पड़ता है, अगर आप यमन की सूरत हाल देखें तो हिजबुल्लाह के ऊपर और उनके एक फलाही इदारा है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये क्रिप्टो के अंदर असलहे की स्मगलिंग करते हैं या उसकी पैसे अदा करते हैं। फिर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि ये क्रिप्टो के ऊपर करते हैं और पेमेंट क्रिप्टो के ज़रिए की जाती है। फिर हमें क्रिप्टो की हैकिंग भी दिखाई दी जहां पे वॉलेट से पैसे निकल गए और बड़े बड़े पैमाने के ऊपर निकले, और ये कहा जाता है कि ब्लॉकचेन है, हर चेन को देखा जा सकता है लेकिन वो मुख्तलिफ अकाउंट्स में गए। तो रिवायती बैंकिंग सिस्टम और इस सिस्टम में बुनियादी तौर पे फर्क क्या है और शफाफियत इसमें कैसे आएगी? देखिए, पहली बात तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसमें थर्ड पार्टी के पास एक जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे डेटा को मेंटेन करे। हम उनको डिपॉजिटर करार देते हैं, वो हमारे कस्टोडियल बन जाते हैं कि हमारे ब्याह पे वो अपने पास पैसा कस्टडी स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जहां तक बात है ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो करेंसी की, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, ये पेयर टू पेयर होता है। इससे कोई भी मशीन अपनी कोडिंग के तहत उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर सकती है। मैंने फिर वही बात कही कि उनके पास एक लेजर मेंटेन हो रही है, डेबिट क्रेडिट। अगर उस लेजर के ऊपर अटैक किया जाए, साइबर अटैक किया जाए, तो वो गैर महफूज है। जहां तक बात है ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो करेंसी की, वहां पर ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है और इस तरह के जो ब्लॉक्स हैं, जैसे अगर हम बिटकॉइन की बात करें, अब तक कोई 9.5 लाख से ज्यादा ब्लॉक्स बन चुके हैं 2009 से लेकर अब तक। हर 10 मिनट के बाद ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक के अंदर 4 से 6 हज़ार ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आता है। लेकिन जहां तक बात है बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, इसका हर रिकॉर्ड होता है। और आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा, महीनों में, कि जो कंट्रीज हैं, जो उनके जो बड़े बड़े जो रेगुलेटर्स हैं, वो चाह ये रहे कि इसको अडॉप्ट कर लें ताकि इसको। अच्छा हारून साहब, एक चीज बताइए, मैं आमियाना सा एक सवाल है, न्यू पोर्ट से ताल्लुक रखने वाला एक हाउस है जो केस लड़ रहा है पिछले कई सालों से, और उसके मेरे ख्याल से 62 करोड़ पाउंड के जो बिटकॉइन का जो उसका कोड था, वो हार्ड ड्राइव उसकी गर्लफ्रेंड ने बाहर फेंक दी, वो उसी का केस आज तक लड़े जा रहा है। अगर ये कोड गायब हो गया, किसी के ज़हन में ना रहा, ये कहीं पे आपने लिखा हुआ वहां से रेज हो गया, तो इसका मतलब कि आपकी सारी की सारी कमाई गई? जी बिल्कुल, देखिए आपके सवाल में जवाब है, क्योंकि जो बिटकॉइन का, जो आपका क्रिप्टो करेंसी का जो कोडिंग है, उसके पीछे मैंने कहा कोई थर्ड पार्टी नहीं। मैं बात करूंगा वेब3 वॉलेट की। जो बाइनेंस है, HTX है, ये सारे वेब2 हैं, इनके ऊपर लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। अगर ये गुम भी हो जाए तो आप अपने क्रेडेंशियल दिखा के, अपनी प्राइवेसी दिखा के आप उसको दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। एज फार एज वेब3 इज कंसर्न, जहां पर कोई थर्ड पार्टी होती ही नहीं, इसमें आप जिम्मेदार होते हैं। व्हेनेवर यू डाउनलोड द वॉलेट फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द ब्लॉकचेन, आपके पास एक वॉलेट क्रिएट होता है। आप उसको क्रिएट करने के बाद उसमें 12 प्राइवेट कीज होती है, वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, वो आप अपने पास लिख के उसको स्टोर कर लें। और उसमें अपने पास जितने भी टोकन्स हैं, USDT की फॉर्म में, स्टेबल कॉइन की फॉर्म में हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम, सोलाना, जितनी भी करेंसी इस वक्त अवेलेबल है इंटरनेट पर, 1 लाख से ज्यादा अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी किसी भी चेन को वहां पर अपने पास आप टोकन को
आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि वो किसी और को भी नहीं पता होगा। देखिए दुनिया जा रही प्राइवेसी की तरफ, दुनिया अपने फिजिकल एसेट के ऊपर जो आपकी प्राइवेसी होती है आपको सरेंडर करना पड़ती है। सही। अब दुनिया ने एक नया रुख ले लिया है। हम दुनिया से थोड़ा सा पीछे, लेकिन अगर हम एडवांसमेंट की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अडॉप्टिंग राइट नाउ, जहां पर आपकी प्राइवेसी को मजीद सिक्योर किया जाए ताकि ठीक। मेरा एक आखिरी सवाल अरुण साहब मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है। कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि इसके नतीजे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो? देखिए, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो खदशा था वो अब दूर हो चुका है। पाकिस्तान में एनओसी जारी किया जा रहा है, उसके शराइत बहुत ज्यादा है, बहुत सख्त है, उसमें रेगुलेट किया जा रहा है ताकि वो हमारे सिस्टम, क्योंकि अब जो भी एक्सचेंज के ऊपर काम करेंगे उनका सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा जो होगा हमारे इदारे के पास मौजूद होगा। वक्तन फवक्तन जो है उस कंपनीज को, उस एक्सचेंज को मुहैया करना होगा, चाहे हारून के पास कौन से अकाउंट है, किस केवाईसी के ऊपर, एनआईसी के ऊपर कब वो मेंटेन हुए, कितना उनके पास से इन हुआ, कितना आउट हुआ। तो यहाँ पे तो सवाल पैदा होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो वैसे भी जो है कोई नजर नहीं आती कि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ साइबर रहता है जिसका आप ये कह सके कि यहाँ पर इस तरह की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो सके। और दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है कि मैं ये बार बार कहूंगा कि जितनी भी एक्सचेंज में सबको लाइसेंस दिया जाए, कंपनी को बुलाया जाए, जितना जल्द हो सकता है उसको अपने नेटवर्क में लाया जाए ताकि वो अपना डेटा आपसे शेयर कर सकें और इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग होने के चांस जो है वो बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकेंगे, बिल्कुल आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। चल, दुनिया के अंदर इस वक्त बदलती रिवायत, उसी रिवायत को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि जहाँ पे दुनिया में हम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये क्रिप्टो के हवाले से मजबूत किया जाएं और इसे राइज किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।